नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चंद्रांश। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आग लगा दी है तो दूसरी तरफ सब्जियों के बढ़ते दाम ने लोगों के खाने के जायके को खराब कर दिया है। और हालात ये हैं कि थोक महंगाई की दर 10% से ज्यादा पर बनी हुई है। पिछले साल सितंबर में थोक महंगाई की दर 1.32% थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं। दिल्ली में 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर डीजल है, तो फिर वहीं मुंबई में दाम 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हैं। अब ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी तेल की कीमतें आम जनता को रुला रही हैं। यहां पर भी पेट्रोल की कीमत 100 की पार है। तो वहीं अगर सब्जियों की बात करें तो धनिया, टमाटर, प्याज ये सब महंगा है। धनिया 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल पर इसका असर पड़ा है और अब थोक में प्याज का भाव 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। टमाटर का भाव 25 किलो के लिए 900 रुपए हो गया है और खुदरा बाजार में प्याज का भाव 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा है। यह पहले 35 से 40 रुपए प्रति किलो पर था। टमाटर का भाव 50 से 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा है, जबकि हफ्ते या 10 दिन पहले यह भाव 40 रुपए तक था। और तो और इस महंगाई ने रावण तक को नहीं छोड़ा है। वो दिन गए जब लखनऊ वासी विशाल रावण के पुतलों को देखा करते थे। अब कुछ साल पहले की बात है कि रावण 121 फीट से कम का ऊंचा होता ही नहीं था। कुंभकर्ण और मेघनाथ के भी विशाल पुतले दशहरे पर जलाए जाते थे, लेकिन बढ़ती महंगाई और महामारी ने रावण के पुतलों पर भी भारी असर डाला है। इस बार तो कई रामलीला मैदान से कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले पूरी तरह से गायब हो गए हैं, यानी सिर्फ रावण के पुतले से ही काम चलाया जाएगा। शहर की सबसे पुरानी रामलीला ऐशबाग में भी इस बार केवल 80 फीट लंबा रावण का पुतला है, जबकि मौसम बाग रामलीला में रावण का पुतला तो सिर्फ 40 फीट का ही है। राजाजीपुरम में भी रावण का पुतला करीब 35 फीट ही ऊंचा देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हर तरफ महंगाई से हाहाकार है, जनता परेशान है और जनता के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये महंगाई आखिर कैसे कम होगी, महंगाई से निजात आम जनता को कैसे मिल पाएगी। ये सवाल लगातार जनता के जहन में है। जनता ये पूछ भी रही है और इसको लेकर के जो तमाम सवाल हैं वो सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर महंगाई से निजात कैसे आम जनता को वो दिलाएगी। महंगाई न सिर्फ रसोई का बजट बिगाड़ रही है, बल्कि आम दिनचर्या पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। रसोई का बजट इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि खाद्य तेल के दाम हो या सब्जियों के दाम हो, सब आसमान छू रहे हैं। और इसके अलावा डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने भी इसमें तड़के का काम किया है, क्योंकि 100 रुपए के पार हो चुका है। और ऐसे में लोग आने जाने के लिए भी अगर पब्लिक कन्वेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी उनको महंगा होता हुआ दिख रहा है। तो महंगाई से जनता परेशान है और ऐसे में गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर जाकर हमारे सहयोगी सुशील ने जायजा लिया है। आप भी देखिए। एक बार फिर से बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। प्रदेश का कोई भी इलाका ऐसे बचा नहीं है जो शायद महंगाई की मार न झेल रहा हो। बात गोरखपुर की करें तो इस समय हम एक पेट्रोल टंकी पे मौजूद हैं। चाहे पेट्रोल टंकी हो, चाहे फिर पेट्रोल डीजल की बात हो, या फिर हरी सब्जियों की बात हो, या फिर फलों की बात हो, सब जो है आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल के अगर हम आपको टंकी के हालात दिखाएं तो ये जो आपको डिजिट दिखाई दे रहा है, ये केवल 2 डिजिट में हुआ करता था, यानी 98, 97, 99 के आसपास। लेकिन आज ये 101.90 यानी 102 रुपये ये पेट्रोल हो चुके हैं। और वहीं अगर एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो 104.80 यानी 105 रुपये। सादा पेट्रोल 102 और जो है एक्स्ट्रा पेट्रोल 105 के आसपास हो चुके हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों के हालात क्या हैं, किस तरीके से लोग जो 150-2 लीटर डलवाते थे आज महज 50-100 रुपये डलवा रहे हैं। कितनी परेशानी है, आप डेली चलते होंगे पेट्रोल, कितने सर बहुत परेशानियां हैं। अब क्या बताएं सरकार के उस पर जैसे गुजारा चल रहा है। आदमी जहाँ 5 लीटर डलवाते थे वहाँ 1 लीटर डलवाते हैं। इस बेरोजगारी में भी क्या है, आदमी डलवा तो रहा है, चलना है, उसको सफ़र करना है। तो धीरे धीरे सरकार से आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, आखिर कब तक इस तरह की महंगाई? सर सरकार से यही मांग करते हैं जितना से जितना हो सके। ये प्राइवेट नौकरियों में आदमी कैसे कर गुजारा चलाएगा, यही जानकारी चाहते हैं कि कम से कम कुछ तो सही प्राइवेट नौकरियों वालों के लिए कम से कम ये करें गुजारिश। आप लोग से भी जानना चाहूँगा, ये बताइए कि आप लोग जब पेट्रोल डालते थे अभी 4.5 सालों से पहले, क्या रेट था और अभी कितना रेट? 4 साल भैया वो है रहा 70-75 रुपया रहा था। हाँ, और उसके बाद बहुत तेज भाग रहा है। डेली बढ़ रहा है? हाँ, डेली बढ़ रहा है। आज कितना बढ़ा है? आज कितना हम कल छुट्टी बताइए, हम कल छुट्टी पर रहे हैं भैया। फिर भी कितना पैसा डेली बढ़ रहा है?
पति बहु उन देखा 30 पैसे रोज बढ़ा 30 पैसा 35 पैसा रोज बढ़ता है। अब 100 रुपये का डलाते हैं, 1 लीटर नहीं मिलता है। अब पहले 100 रुपये में 1.5 लीटर करीब पा जाते थे। ऑरेंज भी बढ़िया मिलता था, अब वो भी नहीं है। जो स्थिति है वो लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। आप बताओ, आप भी गाड़ी चला रहे हो, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे गुजारा चल रहा है? गुजारा तो सर नहीं चल रहा है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भाई बोला गया है, करना तो पड़ता है। गाड़ी चलानी पड़ती है, छोड़ सकते नहीं धंधा को, बिजनेस को। तो बिल्कुल सही बात कहा इसने कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो एक स्लोगन है, वो स्लोगन आज भी अब लोगों के जुबान पे फिर से आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों ने लोगों की एक बार फिर से कमर तोड़नी शुरू कर दी है। जो पेट्रोल 97-98 हुआ करता था, वो महज 1 से 1.5 महीने के अंतराल में आज आप देखेंगे कि 102 रुपए के आसपास पहुंच गया है। अब ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अन्य सामानों के दाम भी बढ़ेंगे, सब्जियों के भी दाम बढ़ेंगे और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। फिलहाल आम जनता अब सरकार से एक गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द इस बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लगाम लगाया जाए। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोग किस तरह से परेशान हैं, ये रिपोर्ट में आपने देखा है। लेकिन न सिर्फ पेट्रोल बल्कि सब्जियों, फलों, सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने गाजियाबाद में भी इन फल विक्रेताओं के साथ बातचीत की है। सुनिए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर इतना है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हम आपको रियलिटी चेक करके दिखा रहे हैं कि शहर शहर महंगाई ने किस तरह से आम आदमी को परेशान किया हुआ है। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और नवमी का दिन है। आप देखिए यहाँ पर एक तरफ नवरात्र से जुड़े हुए सामान की जो मार्केट है वो है, और अगर मैं वापस दूसरी तरफ इधर दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर फलों की दुकानें हैं। लेकिन आपको नवरात्र में नवमी के दिन भी जो रोड हैं वो काफी हद तक सूने नजर आएंगे, मार्केट जो है वो काफी हद तक खाली नजर आएंगी। तरफ कोरोना का असर तो है ही, लेकिन साथ साथ महंगाई ने भी जो अटैक है वो किया है। फलों की बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर सेब, मौसमी, अनार और अमरूद नजर आएगा। इनके दाम क्या हैं, एक महीने पहले क्या दाम थे वो आपको बता दें। सबसे पहले सेब दिखा देते हैं। ये समय क्वालिटी के हिसाब से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। यही सेब आज से 1 महीने पहले 70 रुपए किलो तक बिक रहा था, बल्कि उससे भी कम बिक रहा था। दुकानदार से पूछ लेते हैं, ये बताइए जी, ये जो दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर आप किस तरह से सफर कर रहे हैं, क्या आपको परेशानी, और साथ ही साथ लोग क्या कहते हैं, ग्राहक ले पा रहे हैं क्या? नहीं, ग्राहक तो पहले 60 रुपए किलो सेब था, अब 100 रुपए किलो सेब है। भाई 100 रुपए किलो सेब है। अब ग्राहक जहाँ 20 किलो बिकता है सेब, अब 10 किलो बिक रहा है, 5 किलो बिक रहा है। क्या करें? इस महंगे फलों की वजह क्या है, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या पता चला है? नहीं, डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा सब कुछ। अच्छा, बाकी फलों की बात करते हैं। अनार इस समय कितने रुपए किलो है? अनार इस समय 80 रुपए किलो है, ये पहले 40 रुपए किलो था। इतना फर्क, लगभग डबल हो गया। डबल। तो आम लोग तो नहीं खरीद पा रहे? नहीं नहीं नहीं, अब मौसमी है, पहले 25 रुपए किलो आती थी, अब 42 रुपए किलो आ रही मंडी में से। क्या करोगे इसमें? ग्राहक तो कहता है महंगा बेच रहे हो, अब पीछे से ही महंगा तो क्या करोगे? अच्छा, नवरात्र का दिन है, नवमी का दिन है, अगर हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ सूना सा पड़ा है। तो क्या मार्केट पहले इस तरह से रहती थी या गुलजार रहती थी? पहले तो फुल भरा रहता था ये, अब ग्राहक ही नहीं है बाजार के। 1 महीने पहले के रेट की बात करें तो क्या फर्क है केले के दाम? इस टाइम 8-10 रुपए दर्जन पे फर्क है। 8 रुपए से लेके 10 रुपए तक का बढ़े हैं या घटे हैं? बड़े हैं। कुछ कारण बता सकते हैं क्यों बढ़े होंगे? कारण देखो जी, नवरात्रे हैं तो थोड़ा तेजी आ जाती है, किसान भी रेट बढ़ा देता है, वहीं से ही तेजी आ जाती है। अच्छा, ये जो तेजी आई है इसका ग्राहक पर क्या असर दिखता है? ग्राहक खरीद पा रहे हैं? क्या कहते हैं आकर ग्राहक की कम कर दीजिए, या नहीं खरीद पा रहे, क्या कुछ बात? ग्राहक तो महंगाई का रोता ही रहता है भाई साहब। जब मैं 2 रुपए दर्जन बेचता था तब भी महंगा था, आज मैं 50-60 रुपए दर्जन बेचता हूँ तब भी महंगा है। आपको अलग अलग विक्रेताओं को सुनवाया, उनका क्या कहना है। जिस तरह से दाम बढ़े हैं उससे निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो आम आदमी के लिए है, लेकिन साथ साथ जो फलों के विक्रेता हैं वो भी उससे परेशानी के एक दौर से जूझ रहे हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लोगों ने आपको 2 रिपोर्ट इसलिए दिखाई ताकि आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस तरह से जो आम आदमी है वो बेहद परेशान है। चाहे पेट्रोल डीजल पर आप देखें कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, क्योंकि लोगों को चलना है, लोगों को जाना है, कामकाज के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल्स का, तो फिर उनको पेट्रोल डीजल भरवाना मजबूरी है उनकी। और इस वजह से अब महंगा हो रहा है पेट्रोल, इसलिए गाड़ी कम चला पा रहे हैं, या जितने में पहले 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल या डीजल डलवा लेते थे अब उतने में आधा लीटर पेट्रोल भी उनको नहीं मिल रहा, और इस वजह से वो परेशान हैं। ये बात कह रहे हैं, जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, बजट पूरे घर का बिगड़ रहा है। साथ ही साथ
खाने पीने के सामान भी आप देख रहे हैं महंगे हैं, खासतौर से चाहे आप सब्जियों की बात करें या फिर फलों की बात करें। वहां पर भी आपने देखा कि फल विक्रेता भी खुद इस बात को कहते हुए नजर आए कि जहां पहले 50-60 किलो बिक जाया करता था पूरे दिन भर में, अब वो घटकर आधा रह गया है। ये बात अलग है कि अब दाम बढ़ गए हैं, इसलिए जो ग्राहक हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को जो परेशानी है, जो मुश्किल है, उसका सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के महंगाई से आप देख रहे हैं कि आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, असर सीधे तौर पर इसका पड़ रहा है, और खासतौर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि त्योहार के सीजन में दाम में कुछ इजाफा होता जरूर है, और हर साल ऐसा होता है कि त्योहार के सीजन में चाहे फल हो या सब्जी हो, ये महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इस पर जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, उसको बढ़ाया जाता है। इस वजह से भी आप देखते हैं कि चीजें महंगी होती हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से ये दाम बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं, उससे आम जनता बेहद परेशान है, और चूंकि अभी कोविड काल से उबर भी नहीं पाए हैं लोग, ऊपर से महंगाई की ये मार आम जनता को परेशान कर रही है। और इसलिए अब सवाल इस बात का है कि आखिर इससे निजात कब तक मिलेगी। ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि हर कोई ये आस और उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ राहत की गुंजाइश हो, क्योंकि जब तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटेंगे, उसका जो असर है महंगाई पर ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। और हर दिन अगर 20 पैसे 30 पैसे बढ़ रहे हों पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो सवाल है कि आखिर ये महंगाई कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि आमदनी उस रेशियो में अगर आप देखेंगे तो लोगों की नहीं बढ़ रही है। कोरोना की वजह से रोजगार सब प्रभावित हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, एक बड़ी जनसंख्या है जिनके सामने इस समय रोजगार का भी संकट है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी आय जो कि पहले हुआ करती थी वो घटकर आधी रह गई है। लेकिन महंगाई अगर डबल हो रही हो तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की परेशानी का आलम क्या होगा। और इसलिए जनता परेशान होकर के इस बात को बार बार कह रही है कि आखिर ये जो महंगाई है ये कहाँ जाकर रुकेगी। कमर तोड़ महंगाई आप इसको कह सकते हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस, सीएनजी, पीएनजी, घरेलू गैस, एलपीजी, सब आप देखेंगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। किसी चीज में आपको कमी नजर नहीं आ रही होगी, या कोई खबर आपके जहन में नहीं होगी जब आपने सुना हो कि फला चीज के दाम कम हुए हैं। तो ऐसे में अब आमदनी अब चूंकि बढ़ नहीं रही है, महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में कैसे इस महंगाई से निजात मिले, ये सवाल हर एक आम आदमी के जहन में। और इसलिए आज इस पर हम भी चर्चा करते हैं कि आखिर इस महंगाई से निजात आम जनता को कैसे मिलेगी, या मिलने की कोई संभावना भी है या फिर नहीं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। धर्मेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। रविश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। रविश चौधरी जी, आपका भी स्वागत। प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गुप्ता जी, आपका भी स्वागत। और तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले रविश, आपसे ही मैं ये समझना चाहूंगा, चूंकि बहुत सारी बातें हम लोग देखते हैं और बहुत सारे लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो हम लोगों को मिलते हैं जब भी हम लोग लोगों के साथ बातचीत करते हैं। हर कोई सिर्फ ये जानना चाह रहा है कि ये जो महंगाई इस समय बढ़ रही है ये कहां जाकर रुकेगी, और क्या फौरी तौर पर कोई राहत मिलने की गुंजाइश या कुछ उम्मीद आपको नजर आती है। एक आर्थिक विश्लेषक होने के नाते आप इसका कैसे विश्लेषण करेंगे, क्योंकि लोग ये समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह है, हर चीज महंगी होती हुई दिख रही है। आयुष, बात करूं तो देखिए ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगाई अभी रुक जाएगी, महंगाई नहीं रुक पाएगी अभी। वो बिल्कुल स्पष्ट इसलिए है क्योंकि कोल क्राइसिस चल रहा है। कोल क्राइसिस की वजह से भी प्रेशर, मार्केट प्रेशर है। मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कम हो गई है, उसकी वजह से या डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसके दूसरे अलावा हमारा जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई है। इंपोर्ट जो भी सामान आ रहा है वो महंगा आ रहा है उसकी वजह से। तो मिला जुला के ये मैं आपसे ये कहूँगा कि ये पूरा एक विशेष सर्किल है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। जब तक क्रूड ऑयल कम नहीं होगा, प्राइसेस कम नहीं होंगे, जब तक कोयले दोबारा माइंस में जहाँ पानी भर गया है वहां से दोबारा एक्सट्रैक्शन शुरू नहीं होगा, तब तक आपको ये स्थिति दिखाई देती रहेगी। अब दूसरी, कहाँ आपकी जो थाली है वहां पे जो प्रॉब्लम हो रही है, आपकी थाली में सब्जियां कम आ रही हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए, एडिबल ऑयल 30.68% बढ़ चुका है। उसका भी जो रीजन है वो यही है क्योंकि आपका जो मध्य प्रदेश है वहां पर पानी बरस चुका है। वो एक मानसूनी एरिया, डिपेंड करता है फसलों पे, वहीं से आपको दालें और ऑयल के लिए मस्टर्ड मिलते हैं, और वहां पर पानी बरस गया, उसकी वजह से भी मटेरियल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मार्केट में मटेरियल आ नहीं पा रहा है।
दूसरा, पंजाब में क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, वहां से भी फार्मर्स गवर्नमेंट को बेच ही नहीं रहे हैं। आपके वो बेचना नहीं चाह रहे हैं अपने इस मूवमेंट की वजह से। उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका जो पूरा फूड चेन है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसमें गवर्नमेंट, मुझे लगता है गवर्नमेंट का कहीं ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं है जिसकी वजह से बढ़ रहा है। ग्लोबल क्राइसिस है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। धर्मेंद्र चौहान जी, ग्लोबल क्राइसिस है ये तो बता दिया यहां पर रवि जी ने, लेकिन सवाल इस बात का है, सरकार लोग इसीलिए चुनते हैं, जनता इसीलिए चुनती है कि जब इस तरह की कोई परिस्थितियां हो तो सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है कि राहत पहुंचाए, वो राहत अभी मिलती हुई आम आदमी को नजर नहीं आ रही और इसलिए वो परेशान है कि भाई इसका उपाय क्या है, कुछ तो तोड़ ढूंढिए। धर्मेंद्र चौहान जी, कैसे निजात दिलाएंगे? आम जनता परेशान है, हर एक चीज महंगी है। आयुष जी, सबसे बड़ी बात तो आपको ये देखना होगा कि आप खुद सोचिए कि कोरोना जैसे महामारी में केंद्र सरकार इतना बड़ा स्टेप उठा करके और अपने देश को इतना बड़ा इस स्थिति में ला करके, नंबर 1 स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। तो जब सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि जब नेशनल क्राइसिस या कोई डिजास्टर कुछ इस तरह के आते हैं तो उसमें थोड़ी परेशानियां आती है, लेकिन इसका मतलब नहीं, विपक्ष को तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए कि भाई महंगाई। क्या कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी? महंगाई तो उस समय भी थी भाई साहब, लेकिन फर्क है कि इन लोगों को सिर्फ एक मुद्दा चाहिए। ये सोचिए कि कैसा डिजास्टर से अभी देश क्राइसिस से क्रॉस कर रहा है, गुजर रहा है, तो उस चीज में थोड़ा सा मेंटेनेंस में, थोड़ा सा मैनेजमेंट में थोड़ी नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी, कांग्रेस के समय में महंगाई थी, यही बात तो आप लोग कहते थे और जनता को भी ये लग रहा था कि हाँ भाई कांग्रेस के समय में महंगाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महंगाई को वो भगाएगी। लेकिन अगर महंगाई घट नहीं रही हो, बढ़ रही हो और आप कहें कि ग्लोबल क्राइसिस है, तो आपके पास प्लान क्या है? भाई जनता को तो राहत आपको देनी पड़ेगी ना, जनता ने क्यों चुना है आपको? बिल्कुल। तो वो एक चीज देखिए, आदमी जितना भी, मेरे नरेंद्र मोदी जी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, लार्ज स्तर पे सारा चीज को मैनेज करने की कोशिश किया जा रहा है। और इस सिचुएशन ऐसा है कि कभी नेशनल जब क्राइसिस में जब देश चलता है तो कहीं ना कहीं उसको मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर। कितना टाइम अभी धर्मेंद्र जी, कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि हम लोग तो देखते हैं रोज हर दिन, किसी दिन 20 पैसा, किसी दिन 30 पैसा, किसी दिन 35 पैसा, पेट्रोल डीजल सब 100 रुपए के पार हो गया है और उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि हर चीज, खाने पीने का सामान महंगा है, खाद्य तेल महंगे हैं और भी रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जो बेसिक जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब महंगा होता हुआ दिख रहा है। अब निजात दिलाने का कोई तो क्राइटेरिया आपके पास होगा या कोई टाइम फ्रेम ही बताएं कि कब तक? भाई आयुष जी देखिए, आप भी जानते हैं कि क्रूड ऑयल या कोई भी चीज जो है, आपको सारा चीज अपना जो इकोनॉमी जो चलता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे चलता है। आपको पता है कि क्रूड ऑयल जो है वो अपने इंडिया में तो होता नहीं है, वो बाहर से मंगाया जाता है। तो जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब इसका रेट जब आगे अप होगा तो नेचुरली तो उसका इफेक्ट हम लोगों पे भी पड़ेगा, अपने देश पे भी पड़ेगा। अब उस चीज को मैनेज करने के लिए है कि चलिए धर्मेंद्र जी, मैं आपको रोकूंगा, आपकी ऑडियो मुझ तक शायद नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या। मैं तरुणिमा जी का रुख कर लेता। तरुणिमा जी, कैसे देख रही हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल, अब ये ग्लोबल तरीके की क्राइसिस है, इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो हमको हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट के स्तर पर जो होना चाहिए वो प्रयास कर रहे हैं, जल्दी निजात मिलेगी। तरुणिमा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। तरुणिमा जी, एक बार अनम्यूट कर लें आप अपना ऑडियो। जैसे सबने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें रेट बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे हिंदुस्तान में भी रेट बढ़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है? इसके अर्थशास्त्री जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? जो रणनीतिकार हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नई रणनीति तैयार करते कि हमारी जो जनता है, देश की जनता, उसको सुविधा मिले, उसे कम रेट मिले। मैं ये कह रही हूँ कि अगर केंद्र सरकार किसी रेट को कम नहीं कर पा रही, महंगाई को कम नहीं कर पा रही, तो क्या राज्य सरकार उस जनता को मूलभूत सुविधाएं जो उसको देनी है उसको सही से प्रोवाइड करा के उसकी जो भार है महंगाई का उसको कम कर सकती है? जैसे दिल्ली सरकार में देख लीजिए, अगर हम प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हमने स्कूल बना दिए जिसमें फ्री शिक्षा मिल रही है। फ्री शिक्षा से आप ये देखिए कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई है, लेकिन अगर आपके बच्चों की शिक्षा फ्री हो रही है, वो भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर, तो आपको जो 20,000 रुपए महीना बच्चों पे खर्च होता है
प्राइवेट स्कूलों में, वो आपका बचत हो रहा है। आपको बिजली फ्री सरकार दे रही है, तो इससे आपके 2000 रुपए महीना आपको बिजली बिल बच रहा है आपके। फिर आपकी महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। आपकी महिलाएं बस से सफर करके अगर कहीं नौकरी पे जाती हैं तो उनका वो पैसा बच रहा है, जिससे वो सब्जी खरीद सकती हैं। उनका आराम से 1000-1500 रुपए महीना उसमें बच जाता है, जिससे वो अपनी घर की सब्जियां ले आती हैं। ये आप दिल्ली सरकार की, दिल्ली में कोई भी महिलाएं उनसे आप। लेकिन तरुणिमा जी, थोड़ा सा मैं ये फिर समझना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ये जो सब कुछ फ्री दे रही है, ऐसा तो नहीं है, ये पैसा तो टैक्स पेयर्स का ही है ना। इसका मतलब कहीं तो कट ऑफ आप कर रहे हैं, तब आप ये फ्री दे पा रहे हैं, कहां कर रहे हैं कट? देखिए कि अगर रेवेन्यू भी हमारा दिल्ली सरकार का बड़ा है, अगर हम फ्री देने के बावजूद भी, क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, सरकार हमारी उन मूलभूत सुविधाओं पे काम कर रही है। वो भ्रष्टाचार जो हो रहा था उसे खत्म किया है। जो 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट पास होता है, उसको 1500 करोड़ में प्रोजेक्ट को पास कर देती है और उसे बना लेती है, उसमें से 50,000 करोड़ बच जाते हैं। तो वो हम अपने दिल्ली की जनता को हम उसे मुफ्त प्रोवाइड करा देते हैं। हम उसमें शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको डिग्री कॉलेज में भी, उनके यूनिवर्सिटी में भी उनको शिक्षा फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, ये बेसिक सुविधाएं हैं जो सरकार को हर राज्य में देना चाहिए। सिर्फ मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, ये होना चाहिए। नहीं, तरुणिमा जी, इसीलिए मैंने पूछा, धर्मेंद्र जी से मैं बार बार यही सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि भाई सरकार इसीलिए जनता चुनती है कि जब इस तरह का वक्त हो तो सरकार को खड़े होना चाहिए, कुछ तो उसको मदद के नाम पर मिलना चाहिए। देश विदेश है वहां पर जो बिल्कुल, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा और रिएक्शन में ले लेता हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी जवाब देंगे इन सारी बातों का। हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। चलाना दुश्वार, और सबसे बड़ी चीज है कि पेट्रोल 100 के पार है और डीजल 90 के पार है, और गैस का सिलेंडर जो है वो 900 के पार है। तो ये हमारी सरकार है। तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार ने जो झूठे वादे किए थे उसके लिए किया क्या। अब आप कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है क्रूड ऑयल का, वो प्रति बैरल अभी ज्यादा है, पर ये एक मिथ है कि प्रति बैरल जो चार्जेस जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी तब 104 रुपए प्रति बैरल था, तब हम 71 या 72 रुपए में पेट्रोल दिया करते थे। आज वही जो क्रूड ऑयल है वो 62 रुपए प्रति बैरल है, तब हम 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो ये एक जो मिथ है वो सबसे पहले दूर होना चाहिए कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़े नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बल्कि कम हुए हैं। 2014 की जब गवर्नमेंट थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी 2013 के समय, तो उस समय पेट्रोल डीजल के प्राइस हम ज्यादा में खरीद के सस्ते में लोगों को दिया करते। और आप आइए और किचन की बात करिए, महिलाओं की बात करिए, महिलाओं का जो घर चलाती हैं वो दुश्वार कर रखा है। आप देखिए, सरसों का तेल 200 रुपए पार हो चुका है। गैस का सिलेंडर जो सब्सिडी में कांग्रेस की सरकार में 400 कुछ रुपए का मिलता था, आज वो 900 कुछ रुपए का मिलता है। और उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हमने जो है उज्ज्वला योजना के तहत बहुत सारे सिलेंडर बांट दिए। उन सिलेंडर का जब कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जब कोई भी परिवार उसको भरवाने में सक्षम नहीं है दोबारा, तो उस सिलेंडर का मतलब क्या है, सरकार से ये भी पूछना चाहिए। अब आप देखिए, महंगाई पे आ जाइए। महंगाई की बात, तो ये फल सब्जियों के जो रेट हैं वो 20-20 रुपए बढ़ चुके हैं। जो सब्जियां हैं 20-20 रुपए सब्जियां बढ़ चुकी हैं। तो ये आम आदमी का बजट नहीं बिगाड़ेंगे। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी की अगर हम बात करें, तो बेरोजगारी की अगर हम बात करें, सितंबर मंथ में जो बेरोजगारी की दर थी, उससे अगर हम अक्टूबर मंथ की बेरोजगारी की दर की बात करें, तो अभी जो 6.86% थी, वो आप 8.86%। तो आप समझिए कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, आदमी की इनकम नहीं हो रही है, पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उसको कंपनसेट करने के लिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से सोना जो गिरवी रखकर पैसा लिया जाता है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। लोग त्योहार मनाने तक की स्थिति में नहीं है आज। घर चलाना मुश्किल हो चुका है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। परंतु सरकार कहाँ उलझी हुई है? सरकार इस बात में उलझी हुई है कि सावरकर ने जो लेटर लिखा था, जो माफीनामा लिखा था, कि वो किसके कहने पर लिखा हुआ था, उसमें भी झूठ बोलने में लगी हुई है। तो देखिए, इस सरकार के मेन मुद्दे इनके पास जो है, उन पर ये लोगों को भटकाते रहते हैं।
मेन मुद्दा है कि महंगाई किस तरह से कम की जाए, उस पर ये जवाब नहीं देते। पर ये उधर उधर की बातें, जो बगले झांकने वाली स्थिति है, वो है बीजेपी सरकार की। और ये वही सरकार है जो किसानों के साथ भी न्याय नहीं कर रही है, किसानों के साथ भी अत्याचार कर रही है। फोकस नहीं है, आपका ये कहना है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। ठीक है, मैं इसका एक थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है रवीश जी थोड़ा सा और समझाएं, क्योंकि जनता ये नहीं समझेगी कि इंटरनेशनल प्रेशर है या फिर इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइसिस है। जनता को ये समझ में आ रहा है कि जो चीज हम 20 रुपए में खरीदते थे वो आज हम 50 में खरीद रहे हैं, जो पेट्रोल हम 60-70 में भरवाते थे, 70-75 में भरवाते थे, वो आज हम 100 रुपए में भरवा रहे हैं। अब वो ये समझना चाह रही है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए, कैसे भी करें, जीएसटी में लाएं, कुछ भी करें, कम करें, भाई उनको निजात चाहिए, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये उनका सोचना है। अब गवर्नमेंट इस स्थिति में क्या कर सकती, कुछ तो राहत दे सकती होगी ना, एक आर्थिक विश्लेषक होने के नाते बताएं। आयुष देखिए, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ कि आखिरकार ये वजह क्या है। देखिए, ये है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अब आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है, और जब ज़्यादा पैसा होता है तो आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा करते हैं और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस इंक्रीज करती है। प्राइस इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो अब बात ये है कि इन्फ्लेशन जब आ जाता है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है अपने जेब में, तो वो खर्च करने के लिए आता है। जब खर्च करने आते हैं, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब जो बात आती है कि भाई इसको कर्टेल कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, तो देखिए ये आता है आरबीआई का काम है। इसे ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, जो हर क्वार्टर रिलीज होती है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, यही इन्फ्लेशन को कर्टेल करती है। अब इसमें तरीका क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन को कम करने का तरीका ये है कि आप लोगों के जेब तक पैसा कम पहुंचाएं। जब पैसा कम पहुंचेगा, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम रहेगी, तो आपके प्राइस इक्विलिब्रियम नीचे आ जाएगा। अब समस्या ये है जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी का दर बढ़ा है। आप अगर आप अब जॉब्स कम करेंगे ताकि लोगों तक पैसा कम जाए, या टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो मुसीबत सरकार के पास। और अगर सरकार इन्फ्लेशन और लोगों को और पैसा देती है तो डिमांड और बढ़ जाएगी। तो ये आरबीआई इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर पे है सर, और इस चीज को कैसे कर्टेल करना है, ये आरबीआई को समझना पड़ेगा कि वो विन विन सिचुएशन में कैसे आ जाए, क्योंकि बड़ा असमंजस नहीं। लेकिन रवीश जी देखिए, मैं एक आम इंसान होने के नाते समझना चाहूंगा, हालांकि आप तो आर्थिक विश्लेषक हैं, आप बेहतर समझाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि महंगाई अगर हो रही है तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए वो हमको महंगाई के तौर पर दिख रही है। तो सवाल इस बात का है, तो फिर तो महंगाई को अच्छे और पॉजिटिव साइन में लेना चाहिए। फिर महंगाई को लेकर के ये हो हंगामा क्यों होता है? फिर तो कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप नहीं लगने चाहिए, या इसके पूर्व में जो भी सरकारें रही, भाई महंगाई तो इशू रहा है ना, उसको कम करना गवर्नमेंट का अपना खुद का एक दायित्व है, उसको करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रही तो फिर लोग कैसे समझेंगे इस बात को? भाई हमारी जेब से तो पैसा जा रहा है ना। देखिए आयुष सर, इन्फ्लेशन एक समय तक के लिए आपका मित्र होता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप चढ़ जाता है तो आपका शत्रु बन जाता है, और इस समय वही हो रहा है। और जहां तक प्रियंका जी भी बात कर रही थी कि हमारे में $61 का बैरल था, अब कम हो गया है, अब हम सस्ते में दे रहे थे। देखिए, वो ट्रांसफर प्राइसिंग था, आप सब्सिडी दे रहे थे, सब्सिडी कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की जेब में आता है, बट उस समय जरूरत थी धीमे धीमे, और आप इसकी वजह से ऋण लेते थे बाहर के देशों से, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेते थे, तो वो कम हो गया है, वो एक पॉजिटिव साइन है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय महंगाई का दर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। ये वही है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का इस समय इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच पा रहा है, और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। जब प्राइसेस जो में आग लगी हुई कम होंगे, जब सप्लाई आने लगेगी, कोल वापस से मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए आपने जो बात कही इस पर थोड़ा और रिएक्शन मैं लूंगा, और भी हमारे साथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी इसका जवाब देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी बहस में चर्चा बढ़ती हुई महंगाई की, क्योंकि महंगाई से आम जनता परेशान है, त्योहार का सीजन है, जेब पर आप देख रहे हैं कि बुरा असर महंगाई का पड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस, आप सब चीजों के दाम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता अब ये जानना चाह रही है कि आखिर कैसे उसको इस बढ़ती हुई महंगाई से निजात मिलेगी। हालांकि इसके आर्थिक तौर पर कारण कुछ भी बताए जा रहे हों, लेकिन सवाल जनता के जहन में
अमूमन यही है कि आखिर कैसे उसको इस बढ़ती हुई महंगाई से कुछ तो निजात सरकार दिलाए। अब देखना यह है कि इससे निजात सरकार दिलवाती कब तक है, और इसी पर आज हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि जो बातें यहां पर कही गई हैं, सवाल अभी भी वहीं बरकरार है, क्योंकि उसके कारण आप चाहे जो बताएं, लेकिन आम जनता, क्योंकि आम जनता को ये आर्थिक नीतियां या ये सारी चीजें, विषय समझ में नहीं आते हैं। वो ये जानना चाहता है कि अगर उसकी जेब में पैसे हैं या कम पैसे हैं और महंगाई इस कदर बढ़ रही है, तो फिर वो कैसे अपने घर का बजट चलाए, कैसे उसको इस महंगाई से निजात मिले, आप कैसे इसको कर पाएंगे, ये वो समझना चाह रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आप महंगाई से निजात दिलाएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो मोदी सरकार है, निजात कैसे दिलाएगी, जनता ये पूछ रही है। धर्मेंद्र जी जवाब दें। आयुष जी, सबसे बड़ी बात है कि महंगाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से अपने जो सहपाठी लोग ये बात किए, आप पार्टी की जो बोल रही थी कि दिल्ली में मेरी सरकार ऐसे कर रही है, आप उनसे पूछ लीजिए कि केजरीवाल जी जो है सिर्फ एडवर्टाइजिंग के सिवा दूसरा कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहता हूं, तो हमें भी सारी चीजें पता है। और जिस तरह से बात कर रहे थे कि स्कूलों में कर दिए 20,000 रुपया का फीस बच गया, आप ये सोचिए कि आज तक उनसे पूछा जाए कि कौन ऐसा एरिया है पूरे दिल्ली का जहां पे उन्होंने एक नया स्कूल बनाया है, उनसे पूछा जाएगा। दूसरा बात कि हेल्थ की बात कहे कि हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे आ गए, इनका मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए कि जहां पे कुत्तों का अड्डा बना रहता है। तीसरा सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जो ये 3 चीजें मुद्दा बनाया कि जो दिल्ली को न्यूयॉर्क और कहाँ बना रहे थे, आज वो इस दिल्ली की स्थिति देख लीजिए, जहाँ ये बोले कि महिलाओं को बस सुविधा फ्री मिल रही है। आप ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी देखिए, आज महंगाई की चर्चा पे आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल होगा नहीं। आप कहेंगे कि उन्होंने दिल्ली को न्यूयॉर्क नहीं बनाया, ये कहेंगे आपने वाराणसी को क्योटो नहीं बनाया, आपके 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है, ये उसको लेकर के फिर सवाल खड़े करने शुरू करेंगे। उस आरोप प्रत्यारोप में समय केवल व्यर्थ होगा। ये कहेंगे कि इन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, ये जैसे भी कर रहे हैं वो वहां पर राहत देने की कोशिश में तो कम से कम नजर आ रहे हैं ना। आप लोग कैसे देंगे राहत? केंद्र के अंदर आपकी सरकार है, प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में आप अपनी सरकार चला रहे हैं, भाई कुछ तो राहत दीजिए। 5 रुपए 10 रुपए कुछ तो कम हो पेट्रोल डीजल के ऊपर और उसका असर देखने को मिले। त्योहार का सीजन है, लोगों की आमदनी घटी है, ये भी आप मान रहे हैं, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल के बाद जब लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं, महंगाई को कैसे झेल पाएंगे? 2 सेकंड खाली बोलने दीजिए, एक बात खाली बहन जी का जवाब दे दूं, उसके बाद फिर आप महंगाई पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो बात इन्होंने किया, 2,500 बसेस थी दिल्ली में, वो घट करके 150 आ गई है। जब इतना फ्री में या सब कुछ इनके पास पैसे हैं, सब कुछ इतना अच्छा ये है, तो लगातार संख्या क्यों घटती जा रही है बसों की? आप इनसे एक बार पूछ लें। रही बात, अब आ जाइए महंगाई पे। एक चीज देखिए कि कोरोना एक ऐसा महामारी आया अपने देश में पिछले 2 साल से, जो पूरे इकोनॉमी को हिला करके रखा है। जैसा आपको भी पता है, ये बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसके उतना के बावजूद पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो नंबर 1 पे वैक्सीनेशन सारा चीज को, मैनेजमेंट को ला करके खड़ा कर दिया। इवन के अमेरिका और जितने भी आपको हाई प्रोफाइल या जितने भी अपने आप को ये कहिए कि जो डेवलप कंट्री थे, वो अपने आप को कोरोना में हार मान चुके थे। लेकिन आज भारत सरकार जो है अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वर्ल्ड में नंबर 1 अपने आप को बना करके कोरोना में रख दिया। तो सबसे बड़ी बात देखिए, महंगाई का जरिया, आपने इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन सरकार उसमें इनिशिएटिव ले रही है और उसको जैसे जितना जल्द से जल्द हो सके उसको न्याय करने की भी, निजात करने के भी उपाय में लगी हुई है। और जरूर इसमें सफलता हम लोग को मिलेगी। चलिए, तरुणुमा जी क्या कह रहे हैं? तरुणुमा जी, तरुणुमा जी मुझे लग रहा है शायद म्यूट है आपका ऑडियो, एक बार अनम्यूट करें। भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं, ये बैठे हुए सिर्फ दोषारोपण करते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि देश को चलाना कैसे है, सरकारों को चलाना कैसे है। और इनको मालूम ही नहीं कि सरकार जो इनकी सत्ता में बैठी हुई है, उनके नेता जो है घोटाला करके अपना जेब भर रहे हैं, और ये जो कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी बेचारे सफाई देते देते थक रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनको बोलना क्या है। इनको बताया जाता है कि आप ये बस 4 लाइन आपको रटना है,
कि हम नंबर 1 हो गए हैं, हम नंबर क्या नाम महंगाई हमने कम कर दी है। मैडम ये तो अपने घोटाले में है और कौन सा में है ट्रांसपोर्ट। आप एक बार जाकर के अपने केजरीवाल जी से तो बात करें आप। दाम 1000 रुपए हो गए हैं, मुझे बताइए ये महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? आपको फ्री में पैसा मिल जाता होगा, आपको भारतीय जनता पार्टी से पैसा मिल जाता होगा, इसलिए आपको 1000 रुपए का सिलेंडर सस्ता लग रहा होगा, लेकिन आम जनता को महंगा लग रहा है। जहां बिजली, जहां और आपको मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि ये जो महंगाई इस देश में बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज की वजह से बढ़ रही है। जो मोदी सरकार पूरी क्षेत्र को, हर डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने में लगी हुई है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। पहले सरकारी बिजली 2 रुपए यूनिट मिलती थी, अब 7 रुपए। जब से प्राइवेट हुआ है वो 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए बढ़ गई है। आप इसकी रेलवे को देख लीजिए, जब से उसने प्राइवेट कर दिया है वहां पर महंगाई बढ़ गई, वहां पर टिकट महंगे हो गए हैं। आपको लोकल ट्रेनें नहीं मिल रही है, सारी चीजें आपको ऑनलाइन 4 गुने रेट पे लेना पड़ रहा है। आपको प्राइवेट जो सरकारी राशन की दुकानें हैं उनको आप बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्राइवेट की सारी चीजें खरीदनी है। आप जो तेल है सरसों का वो 200 रुपए का हो गया 1 लीटर, पहले आपको 100 रुपए से नीचे 75-90 रुपए में मिल जाता था। ये जो महंगाई बढ़ रही है उसका असली मुद्दा है प्राइवेट, जो प्राइवेट कर रही है सरकार, जो अडानी अंबानी को बेच रही है सारी व्यवस्थाएं। आप इसको ले लीजिए, मोबाइल को ले लीजिए, जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारी महंगी होती जा रही है। आप इंटरनेट आप रिचार्ज कराते थे, पहले आपका 100 रुपए 150 रुपए में हो जाता था। वही जियो आई, पहले तो फ्री में बांटा, उसके बाद उन्होंने 500 रुपए 550 रुपए का रिचार्ज कर दिया। आप ये जो महंगाई बढ़ाने का जो वो कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं कि महंगाई जी नहीं है, ये सारी महंगाई जो बढ़ रही है वो प्राइवेटाइज की वजह से बढ़ रही है। प्रियंका जी, सारे क्षेत्र जो है प्राइवेट करते जा रहे हैं और प्रियंका जी, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर सरकार टैक्स क्यों लेगी, जनता टैक्स क्यों करेगी? मैं ये जानना चाहती हूँ इनसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। ठीक है प्रियंका जी। प्रियंका गुप्ता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रियंका जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। रवि जी, फिर उसी मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हल के तौर पर एक विश्लेषक होने के नाते आप क्या बता सकते हैं? कुछ तो राहत मिल सकती होगी कम से कम इस दौर के अंदर भी, जब आप ये कह रहे हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस है या कोरोना महामारी के दौर से भी हम उबर रहे हैं, कुछ तो राहत सरकार दे सकती है। Q1 में अगले साल यानी अप्रैल से जून के बीच में आप कुछ राहत देखेंगे। जो आरबीआई ने बताया है कि फोकस्ड किया है कि थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन कम होगी और तब आपकी जेबों में जो डाका पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। और जहां तक मैडम ने प्राइवेटाइजेशन की बात करी है, देखिए मैं थोड़ा बहुत उससे संतुष्ट नहीं हूं। उसका कारण ये है क्योंकि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, ये तय बात मान लीजिए। और सरकार जब बिजनेस करेगी तो वो पब्लिक के लिए करेगी और वो घाटे में करेगी। और घाटा कहां से आएगा? घाटा आपके टैक्स से ही खत्म किया जाएगा। तो घाटा जो सेटल होगा वो आपके टैक्स से ही खत्म होगा। तो वो जो टैक्स का पैसा सरकारी घाटे को कवर करने के लिए किया जाएगा वो आपके डेवलपमेंट में लग सकता है। तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन आज नहीं तो कल वो होगा। मनमोहन जी भी इसके लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए काफी की तरफ इंक्लाइंड थे। वो उनसे ज्यादा बेहतर शास्त्री तो मैंने नहीं देखा कभी, मगर मैं बता रहा हूं कि ये प्राइवेटाइजेशन आज की नीड है। अब किसी स्पेसिफिक आप प्राइवेट प्लेयर को अगर बेनिफिट दे रहे हो उसके पे मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो मेरा काम नहीं है, वो पॉलिटिशियंस का काम है, उन्हीं पे बेटर है। बट अगर आप देखें तो ये जो बिग प्लेयर्स हैं इनके अलावा कोई कर भी नहीं पाएगा। देखिए, बात ये हो रही है कि ये आपने ये बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया। एयरपोर्ट के टेंडर आते हैं, टेंडर में जैसे लोएस्ट L1 आया होगा वो उसी को मिलेगा टेंडर, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इस पे कोई बहुत ज्यादा कोई फोकस देने वाली बात है। बट बात यह है कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम डेवलपमेंट करना है और पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए। BSNL करोड़ों के नुकसान में क्यों है? आप कोई सरकारी इंडियन रेलवे के अलावा आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट देख लीजिए, आज 80% सब खत्म हो चुके हैं, एरोड हो चुकी है, कैपिटल एरोड हो चुकी है। क्यों हो रही है? तो ये इस कैपिटल एरोजन का कहीं ना कहीं आपको हमको ही पेमेंट करना है। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़े हुए, तो मेरे पे क्यों आए भार? ठीक है, प्रियंका जी।
प्रियंका जी, आप सुन पा रही मुझे? चलिए, प्रियंका जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए, इसी के साथ मुझे चर्चा भी यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि महंगाई से निजात कैसे दिलाएंगे, यह सवाल अभी भी आम जनता के जहन में है, लेकिन सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है क्योंकि अब ये ग्लोबल क्राइसिस है, इसलिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन आने वाले समय में ये महंगाई कम होगी और अब जनता ये देख रही है कि आखिर ये आने वाला समय कब आएगा। बड़ी बहस में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।